हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 और ये है अध्याय 3। इससे पहले का जो वीडियो बना है उस वीडियो में मैंने ग्राम सभा के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया कि ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, कौन सी धारा में कौन सी चीज़ दिया हुआ है, कौन से अनुच्छेद में। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें अनुच्छेद का भी मैंने वर्णन किया है। ठीक है, तो अध्याय 2 जो था वो पूरा ग्राम सभा से संबंधित था। अध्याय 3 जो है वो है पंचायत से संबंधित। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अध्याय 3 जो है वो है संबंधित किससे? हमारे पंचायत से। देखिए, छत्तीसगढ़ में या पूरे भारतवर्ष में यदि पंचायतों की व्यवस्था देखी जाए तो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कितने स्तरीय पंचायत है? तो त्रिस्तरीय पंचायत है। 3 स्तर पंचायत में हम लोग देखते हैं पहले ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद आता है जनपद पंचायत खंड स्तर पर, और जनपद पंचायत के बाद जिला स्तर पर आता है जिला पंचायत। तो कहीं ना कहीं ये जो पंचायत की जो व्यवस्था है, ये पंचायती जो व्यवस्था है, ये बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी उससे थोड़ा सा सिमिलर है। हालांकि वहाँ पर ये जनपद पंचायत की जगह पे पंचायत समिति का वर्णन किया गया था, लेकिन था तो वो भी खंड स्तर पर। ठीक, तो याद रखेंगे त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बलवंत राय मेहता ने बताया था और लगभग ये उसी के समान में चलता है ना। तो अध्याय 3 में देखते हैं पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन किस तरीके से किया जाएगा? तो इसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन भाग 9 अनुच्छेद 243B के तहत ग्राम पंचायत का गठन होता है। यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायत का गठन किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 243B से संबंधित है हमारे ग्राम पंचायत का गठन। कई बार पीएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि ग्राम पंचायतों के गठन का स्पष्ट वर्णन कीजिए, स्पष्ट उल्लेख कीजिए। तो ये पीएससी मेंस का भी क्वेश्चन आता है ना। बाकी जो सिंगल लाइनर जो एग्जाम होते हैं, जैसे व्यापम का जो एग्जाम है, जैसे एडीओ का एग्जाम है, या अन्य कोई एग्जाम है जिसमें संवैधानिक प्रावधान है, जिसमें संविधान आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये पंचायत से संबंधित चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। क्या क्या याद रखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के कौन से अध्याय में इसका वर्णन है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। अध्याय 3 में वर्णन किया जाता है। हालांकि अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम रेयर है, बहुत कम है, नहीं पूछा जाता, फिर भी याद रख लो कि भाई हाँ, पहला अध्याय जो था परिचय दिया, फिर दूसरा ग्राम सभा बताया, फिर तीसरे में हम लोग ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। सिर्फ ग्राम पंचायत का नहीं, पंचायतों का गठन हम लोग करेंगे। ठीक है, पंचायतों का गठन है धारा 8 से संबंधित। अध्याय 3 धारा 8। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 अनुच्छेद 243B, इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब पंचायतों का गठन जो होगा वो किस तरीके से होगा? तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ये इस तरीके से गठित होता है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में हम बात करते हैं कि हमारा जो ग्राम पंचायत होगा, वो ग्राम पंचायत निकाय जो होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में होगा एक सरपंच और पंच। ग्राम पंचायत यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत में सरपंच, एक ही सरपंच होगा, और पंचों की संख्या जो है वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है। हर जगह पे पंचों की जो संख्या हो सकती है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो पंच, सरपंच और पंच, ये इस तरीके से ग्राम पंचायत जो होगा जनसंख्या के आधार पे गठित होगा। अब इसमें जो वार्ड होता है, जो वार्ड निश्चित किया जाता है, जो आपका वार्ड निश्चित किया जाएगा, ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 20 वार्ड, और इन्हीं वार्डों से मिलकर आपका क्या बनेगा? ग्राम सभा बनेगा। तो ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम जो है वो कितना होना चाहिए? 20 वार्ड आपके शामिल होने चाहिए। और यदि जनसंख्या के हिसाब से हम इसका निर्धारण करते हैं
तो जनसंख्या लगभग 1000 की जनसंख्या हो और 1000 की जनसंख्या पर आपका एक ग्राम पंचायत गठित होगा। याद रखेंगे न्यूनतम वार्ड कितने होने चाहिए 10, अधिकतम वार्ड कितने होने चाहिए 20। एकदम फैक्ट वाली चीजें हैं और ये आपको याद ही रखना है। अधिकतम कितने हो सकते हैं 10 और 20 के बीच में आपको वार्ड लेना है। वार्ड से ही ग्राम सभा का गठन होगा। ग्राम सभा के सदस्य किस तरीके से होंगे ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप लोग पिछला वीडियो देखोगे तो आपको पूरा ग्राम सभा क्लियर होगा। ठीक है, कितनी जनसंख्या पे होनी चाहिए, तो ये जो जनसंख्या होगी लगभग 1000 की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत निश्चित किया जाएगा। ठीक, जो उप सरपंच होगा, उप सरपंच 2 पद धारण कर सकता है। सरपंच जो होगा वो तो उसका एक ही पद है सरपंच वाला, है ना, क्योंकि पंच में से ही हम एक उप सरपंच चुनेंगे। तो जो पंच होगा वो पंच का भी पद धारण करेगा और वो जो पंच होगा वो उप सरपंच का भी पद धारण करेगा। चुनाव जो होता है वो पंचों के लिए और सरपंचों के लिए जो होता है, चुनाव जो मुख्य रूप से होना है ना। उप सरपंच के लिए चुनाव नहीं होता है, तो उप सरपंच कैसे बनेगा, तो पंचों में से ही किसी व्यक्ति को उप सरपंच बनाया जाएगा और ये जो उप सरपंच होगा, ये उप सरपंच जो होगा ये 2 पद धारण करेगा। इसमें एक चीज और आता है कि यदि कोई निःशक्त व्यक्ति पंचायत में नहीं है, यदि कोई, जैसे पंचायत का गठन जब हो गया, चुनाव हो गया तो उसके बाद में फिर यदि कोई निःशक्त व्यक्ति जो है उस पंचायती में नहीं है, तो उसमें से राज्य सरकार के द्वारा एक निःशक्त व्यक्ति लगाया जाएगा, जो कार्यकाल कम से कम उसका न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। 2 वर्ष से कम का कार्यकाल नहीं हो सकता है। ठीक है, राज्य शासन कर सकता है या राज्य शासन के अलावा जो विहित प्राधिकारी होगा वो कर सकता है। ठीक, अब देखिए इसकी अवधि के बारे में बात करते हैं। धारा 9, ये तो हो गया ग्राम पंचायत। धारा 8 बताता है कि पंचायत कैसे बनेगा। तो पंचायत होने के लिए एक चुनाव की प्रक्रिया के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो मान लो कि हमने चुनाव कर दिया, चुनाव करने के बाद सरपंच और पंच बन गए। सरपंच और पंच बनने के बाद में न्यूनतम 10 वार्ड आपके होने चाहिए, अधिकतम 20 वार्ड होने चाहिए, जनसंख्या कम से कम 1000 होनी चाहिए। 1000 की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। 1000 की जनसंख्या है, एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। चलिए, जो ग्राम पंचायत बनेगा वो ग्राम पंचायत सरपंच और पंच से मिलकर बनेगा और उनका निर्वाचन होगा। याद रखेंगे इनका निर्वाचन होता है, जैसे लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, इस तरीके से सरपंच का भी निर्वाचन होगा। ठीक है, तो सरपंच को ऐसे बाई पोस्ट नहीं दिया जा सकता है, कोई पद वो धारण नहीं करेगा, वो सरकारी पद अधिकारी नहीं होगा कि कोई पद धारण करेगा, वो जनता का प्रतिनिधित्व होगा और जो मूल इकाई है जो ग्राम सभा है ना, उसका एक प्रतिनिधि के तौर पे वो वहाँ पे कार्य करता है। ठीक, सरपंच और पंच के चुनाव के बारे में जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। इसके बारे में डिटेल में हम और आगे बात करेंगे, पर अभी फिलहाल ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब सरपंच या पंच का निर्वाचन होता है तो निर्वाचन का जो कार्यक्रम है वो पूरा निश्चित किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तय किया जाता है। ठीक, अब ये हो गया कि पंच बन गए, सरपंच बन गए। अब पंच या सरपंच बनने के बाद में जो पंचायत की अवधि है, ये पंचायत की अवधि कितने वर्ष की रहेगी, तो पंचायत की अवधि जो होती है सामान्य तौर पर 5 वर्ष की होती है। जैसे लोकसभा है 5 वर्ष के लिए, जैसे आपका विधानसभा है 5 वर्ष के लिए, इस तरीके से सामान्य तौर पर जो इनकी अवधि होगी वो 5 वर्ष की होगी। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केस है, जैसे मान लो पहला केस, यदि 5 वर्ष की अवधि जो गिनी जाएगी वो कब से गिनी जाएगी, तो 5 वर्ष की अवधि गिनी जाती है प्रथम सम्मेलन से, मतलब प्रथम अधिवेशन से, मतलब प्रथम बैठक से। और ये प्रथम बैठक कब करवाना पड़ेगा, 30 दिन के भीतर आपको सरपंच को ये पहला बैठक करवाना पड़ेगा। याद रखेंगे पंचायत की अवधि होगी 5 वर्ष की और ये 5 वर्ष कब से गिना जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि चुनाव हुआ और 5 वर्ष गिन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कब से गिना जाएगा, जब प्रथम बैठक होगी तो प्रथम बैठक होने के बाद में वो गिना जाएगा। मान लो अब उसके लिए डेट निश्चित कर दी है कि भाई 30 दिन से कम समय में ये प्रथम बैठक अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा सरपंच को। ठीक है,
और यदि वो नहीं कर पाया तब क्या होगा कि मान लो सरपंच, आमतौर पे तो ऐसा 99.99% केस होता है कि ये 30 दिन के भीतर में ये चीज़ कर दिया जाएगा। और मान लो 30 दिन के भीतर सरपंच जो जीत चुका है सरपंच का चुनाव, वो बैठक नहीं करवा पाता या सम्मेलन नहीं करता है, तो सम्मेलन नहीं करने पे वो प्रतिनिधि नहीं कहलाएगा। प्रतिनिधि नहीं कहलाएगा मतलब वो सरपंच का पद वो तभी धारण करेगा जब बैठक होगा। सीधी सी बात है, 30 दिन के भीतर में बैठक होना है और 30 दिन के भीतर उसको अनिवार्य है बैठक करवाना। यदि उसको एक पद की ज़रूरत है तो मतलब समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री है, जब तक शपथ नहीं लेगा तब तक प्रधानमंत्री हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक वैसा ही है, जब तक प्रथम सम्मेलन नहीं होगा तब तक सरपंच अपना पद धारण नहीं करेगा, और जब तक वो पद धारण नहीं करेगा तब तक सरपंच का कोई भी कार्य वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब सरपंच का कार्य ही नहीं कर सकता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आमतौर पे अधिकतर केस में ये हो जाता है कि 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन हो जाएगा। अब जब ये प्रथम सम्मेलन होगा तो प्रथम सम्मेलन कौन बुलाएगा, क्योंकि अब सरपंच नहीं है और पंच भी नहीं है भाई, वो तो अभी तो ग्राम सभा केवल खाली ग्राम सभा है। तो ऐसी स्थिति में प्रथम सम्मेलन आयोजित करने का जो काम होता है वो कलेक्टर का होता है। कलेक्टर के आदेश से जो निचले पदाधिकारी गण हैं वो कर सकते हैं, या तो कलेक्टर नहीं है तो कलेक्टर से निचले के जो पदाधिकारी हैं, जैसे आप एसडीएम वगैरह मान सकते हो, है ना, उनके द्वारा दिए गए नोटिस के आधार पर प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और प्रथम सम्मेलन की बैठक कौन करवाएगा, तो वो वहाँ का जो सचिव होगा वो करवाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो पहले बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वो सचिव करेगा। सचिव के ग्राम पंचायत की जो पूरी कार्रवाई होने के बाद में पंच और सरपंच तय हो जाएंगे, उनका एक जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाएगी। औपचारिकता पूरी होने के बाद में जब अगली बैठक होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना है। दूसरी चीज, यदि कोई पंचायत 5 वर्ष के पहले ही खत्म हो गई, या ऐसा हो सकता है कि भाई ग्राम पंचायत है 5 वर्ष के लिए बना, लेकिन कोई सरपंच जो है वो 5 वर्ष नहीं चल पाया, कोई भी कारण हो सकता है, या तो उसको पद से हटा दिया जाएगा, या तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, या कोई और कारण हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या किया जाए, तो वैसी स्थिति में एक केस ये हो सकता है कि ग्राम सभा अपने में से किसी व्यक्ति को सरपंच बना ले। मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि किसी का विरोध ना हो, वैसी स्थिति होगी। मूलतः ऐसी स्थिति तो नहीं आती। जैसे लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो राजीव गांधी थे, वो राजीव गांधी चुनाव नहीं हुआ था उनका, है ना, राजीव गांधी वो सीधे सीधे राष्ट्रपति ने एक प्रस्तुत किया कि भाई आप बन जाओ, तो वो बन गए थे। ठीक उसी तरह जैसे हमारा जो पूरा लोकसभा का सिस्टम काम करता है, वैसे ये भी सिस्टम वैसा ही काम करेगा, बिल्कुल उसका नमूना ही है ये। यदि सरपंच जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, तो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा मतलब विघटित हो गया। ठीक है, तो विघटित हो गया तो ये दो केस हो सकता है, या तो फिर सारे के सारे ग्राम सभा वाले व्यक्ति एक निर्णय दे दे और किसी व्यक्ति को वहां से सरपंच आप बना सकते हो, ऐसा किया जा सकता है। या फिर एक अधिकतर केस ये होता है कि उपचुनाव की एक प्रक्रिया होगी, उपचुनाव की एक प्रक्रिया होगी, उपचुनाव की प्रक्रिया होगी तो उस प्रक्रिया में फिर एक उपचुनाव करवाया जाएगा, फिर एक सरपंच लाया जाएगा, और वो जो सरपंच होगा, जैसे मान लो 2 साल, बचा कितना 3 साल, तो अब जो नया सरपंच बनेगा उसका कार्यकाल जो होगा वो 3 साल के लिए होगा, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए होगा, उसका कार्यकाल जो है अगले 5 वर्ष के लिए नहीं होगा। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि सरपंच के पद से हट जाने के बाद में जो नया सरपंच आएगा वो नया सरपंच 3 साल के लिए काम करेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई सरपंच जो नया सरपंच बना वो बोल दिया कि नहीं भाई मैं तो चुन लिया गया हूँ, मैं 5 साल के लिए बनूंगा, तो ऐसा कोई प्रावधान वहाँ पे नहीं है, वो 3 साल के लिए ही बनेगा। एक इसमें चीज ये है कि उपचुनाव करवाने के लिए टाइम ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होना चाहिए। 6 महीने के पहले यदि 6 महीने बचा है तो इस केस में उपचुनाव नहीं होगा। इसको भी थोड़ा सा आपको पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। यदि उपचुनाव करवाना है तो उपचुनाव करवाने के लिए 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा रहे, जो मुख्य चुनाव है उस मुख्य चुनाव में 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में इस बात का सीधा सीधा वर्णन दिया गया है। जो धारा 9 है पंचायत की अवधि, आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड करके, उसमें सीधा उल्लेख किया गया है कि यदि
6 महीने बचे हैं मुख्य चुनाव में, तो फिर उस समय उपचुनाव करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस समय ऐसा स्थिति हो सकता है कि सीधा सीधा चुनाव की प्रक्रिया करवाई जा सकती है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अवधि सामान्य तौर पर 5 वर्ष की अवधि होगी। कब से गिनी जाएगी? प्रथम सम्मेलन या प्रथम बैठक से गिनी जाएगी, और ये 30 दिनों के भीतर करवाना अनिवार्य है। और यदि नहीं करवा पाता है तो अधिकतर कई लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है, मेरे भी दिमाग में आया था, तो नहीं करवा पाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि सरपंच अपना पद धारण नहीं कर सकता है, सीधी सी बात, ठीक। उपचुनाव होना है, यदि बीच में सरपंच अपना पद त्याग दे दे तो फिर उपचुनाव करवाएंगे। उपचुनाव करवाने की भी एक कंडीशन होगी कि उपचुनाव जो करवाया जाएगा, उपचुनाव 6 महीने से ज़्यादा समय बचा है तभी करवाएंगे, अदरवाइज हम उस केस में उपचुनाव नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये अवधि से संबंधित चीजें हैं और लगभग क्वेश्चन जो है इसी में से ही आ जाता है। अगला है धारा 10 स्थापना। धारा 10 पंचायतों की स्थापना। पंचायतों की स्थापना, तो जैसा मैंने बताया कि ग्राम के समूहों के लिए ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। ग्राम खंड में विभाजित होगा, जिले जो होते हैं वो खंड में विभाजित होगा। जैसे हमारा राज्य है, राज्य जिलों में विभाजित होगा, जिला फिर जो खंड या ब्लॉक में विभाजित होगा, और वो ब्लॉक जो है वो पूरा गांव में विभाजित होगा। तो गांव के समूहों के लिए या किसी गांव या गांव के समूह के लिए ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी। उसके बाद खंड स्तर पर जनपद पंचायत की स्थापना की जाएगी। तो ग्राम पंचायत की स्थापना, फिर ये जनपद पंचायत की स्थापना। तो जनपद पंचायत की स्थापना की जाएगी खंड स्तर पर। अब ये खंड कौन बनाएगा, ठीक है, ये जो खंड रहेगा ये खंड का निर्माण कौन करेगा? तो खंड का निर्माण होता है राज्यपाल की अधिसूचना के द्वारा। ये राज्यपाल की अधिसूचना के द्वारा खंड का निर्माण होता है ना। जिले का निर्माण भी जब होगा तो उसमें भी अधिसूचना की जरूरत पड़ेगी। बिना अधिसूचना किए जिला भाई घोषणा अलग हो जाता है और अधिसूचना अलग हो जाता है। ये दो चीज में मैंने डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि मान लो ग्राम बना हुआ है और कभी कभी ऐसा होता है कि 8-10 लोग मिलके एक नया जगह बना लेते हैं, एक नया गांव टाइप का निर्माण कर लेते हैं। गांव का निर्माण लगभग वैसे ही हुआ है। जितने भी गांव हम देखते हैं, गांव का निर्माण पहले आज से 20 साल पहले कोई गांव नहीं था, तो वो उसमें फिर लोग बसते गए, फिर वो गांव बन गया। अब उस गांव के लिए क्या प्रावधान किया जाए, फिर उस गांव के लिए सरपंची कैसे होगी, फिर उस गांव के लिए वो जो नया गांव बना, तो नया गांव बना तो नया गांव जो बनेगा वो जिस ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत में नाम है व्यक्तियों का, उसी पंचायत में आएगा। स्थान भले ही अलग हो सकता है, जैसे मान लो ये एक स्थान है, इस स्थान में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग अपना इधर यहाँ से निकल के कुछ लोग विस्थापित होकर इधर चले गए, लेकिन इन लोगों का जो नाम निर्वाचन प्रणाली में है वो यहीं पे है। मतदाता सूची में ग्राम 1 और ग्राम 2, ये दूसरा ग्राम, नवीन ग्राम बन गया, ये हमारा नया गांव बन गया। तो नवीन ग्राम के जो व्यक्ति होंगे उनका नाम जहाँ पे है, उनका नाम कहाँ पे है, उनका नाम यहाँ पे है, तो वो इस एरिया के माने जाएंगे, इस क्षेत्र के माने जाएंगे, जब तक कि उनका नाम जो है दूसरी मतदाता सूची में नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किया जाएगा। एक चीज और, जो पंचायत होता है ना वो निगमित निकाय होता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पंचायत जो होता है ये निगमित निकाय होता है, ये ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगला होता है हमारा पंचायतों का निगमन। तो मैंने बताया कि ये एक निगमित निकाय होगी। निगमित निकाय मतलब वो ऐसी निकाय कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक जनपद पंचायत, प्रत्येक जिला पंचायत की एक सामान्य कार्यवाही वहाँ पे चलेगी। राज्य शासन के अधीन उनको जितनी शक्तियाँ दी गई हैं उतनी शक्तियों के आधार पे वो चलेंगी। किसी भी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का पदाधिकारी या वहाँ का अध्यक्ष तानाशाही रवैये में नहीं रह सकता है। निगमित निकाय का मतलब ये होगा कि राज्य शासन के आदेश के अनुसार, राज्य शासन के द्वारा सौंपी गई शक्ति के अनुसार ही वो कार्य होगा। जितनी शक्तियाँ उनको सौंपी गई उसके आधार पर वो काम करेंगे, ठीक है।
उनकी एक सामान्य मुद्रा होगी, जो मुद्रा देश में प्रचलित है वही मुद्रा वहाँ पे प्रचलित होगी, जो मुद्रा राज्य में प्रचलित है। और क्योंकि जो मुद्राएं हैं, जैसे भारत देश की हम बात करते हैं तो भारत देश जो है भारत संघ है, राज्यों का संघ है, और राज्य जो है एक संघ है, जिलों का संघ है, जिला एक संघ है, खंडों का संघ है, और खंड जो है वो संघ है, ग्रामों का संघ है। तो इस तरीके से हम एक संघीय व्यवस्था में काम करते हैं, और संघीय व्यवस्था में जो ऊपरी व्यवस्था में जो चीज़ें चलती हैं, ठीक उसी के आधार पर निचली व्यवस्था को चलना पड़ता है। मुद्रा का निर्धारण संघ के द्वारा होगा, केंद्र सरकार के द्वारा होगा, मुद्रा का निर्धारण मूल इकाई के द्वारा नहीं होगा। याद रखेंगे, जब भी मुद्रा, जैसे पैसे का लेन देन वाला जो चीज़ होता है वो केंद्र सरकार का विषय होता है। मुद्रा का निर्धारण करना, मुद्रा जैसे अभी 2000 का नोट बंद हुआ, तो 2000 के नोट को बंद करने का ये निर्णय जो होगा वो केंद्र सरकार का होगा, आरबीआई का फैसला है। आरबीआई का फैसला तभी आएगा जब केंद्र सरकार जो होगी वो हामी भरेगी, आरबीआई अपने मन से कोई कार्य नहीं करेगी। उसी तरीके से राज्य जो है वो कार्य करेगा, जब जैसे राज्य सरकार अचानक से, ऐसा नहीं होगा कि राज्य सरकार बोल दिए कि नहीं भाई जो केंद्र की जो सूची है उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसी तरीके से जो शक्तियां राज्य को सौंपी गई है, राज्य सरकार उसी पे काम करेगी। जैसे धान खरीदी की जब बात आती है, तो ये धान खरीदी का जो एमएसपी होता है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, वो केंद्र सरकार घोषित जरूर करती है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को अपने कल्याण के लिए भी, अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में जो सरकार है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चलता है कि एमएसपी से ऊपर में धान खरीदी जाती है, तो जितना ऊपर का पैसा है वो बोनस के तौर पे राज्य सरकार उनको देती है। राज्य सरकार ने एमएसपी में कोई वैसा छेड़खानी नहीं, वो प्लस ऐड करके, प्लस जोड़ के कि भाई हमारी इस योजना के तहत में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अब लोगों को वो चीज़ नहीं बताया जाता पूरी चीज़ें, तो बोल देते कि हम इतने में आपका धान खरीद रहे हैं। ठीक है, वास्तविक तौर पे जो आपका एमएसपी केंद्र सरकार ने जारी किया, ठीक वैसा ही होता है। राज्य सरकार ने जो शक्तियाँ ग्रामों को दिया है, ग्राम सभा जो होगा या ग्राम पंचायत जो होगा उन्हीं शक्तियों पे कार्य करेगा, और उतनी लिमिटेशन पे रहते हुए ही उसको कार्य करना पड़ेगा। वो जो उनकी शक्तियाँ हैं, उस शक्ति के ऊपर में जाके वो कार्य नहीं करेगी। कोई भी पंचायत हो, चाहे आपका ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, हाँ, उस शक्तियों के भीतर में रह के वो कितना अच्छा काम करती है। क्योंकि ये जो बनाया गया है, निगमित निकाय जो किया गया है, ये इसीलिए किया गया है कि विकास होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए। संघों का संघीय शासन प्रणाली में विकास की अवधारणा पे बल दिया गया है कि भाई हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका संघीय व्यवस्था में नहीं आता है, कुछ वो फाउंडेशन, वो कुछ अनुबंधों की व्यवस्था के तहत आता है। तो वहाँ पे जब आप देखोगे तो केंद्र के अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल जाते हैं, वहाँ जो अलग निकाय हैं उनके अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल जाते हैं। ठीक है, जब आप संविधान पढ़ोगे तो संविधान में ये आता है कि भारत जो है वो संघीय शासन प्रणाली में है। संघीय शासन प्रणाली का मतलब है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्य का विनाश हो सकता है, राज्य का विनाश हो सकता है मतलब 1 से 2 राज्य बन सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, लेकिन संघ ये छत्तीसगढ़ केंद्र से अलग होकर अपना काम नहीं करेगा। उसी तरीके से ठीक ये सिस्टम यहाँ पे भी काम करेगा। राज्य जो है अविनाशी, राज्य जो है वो विनाशी पंचायतों का अविनाशी संघ होगा, ऐसा आप एक परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें सामान्य मुद्रा होगी। ठीक है, उनका एक नाम होगा कि ग्राम पंचायत है, कौन सा ग्राम पंचायत है। आमतौर पे ऐसा होता है कि एक बड़े गांव के आधार पे किसी ग्राम पंचायत का नाम रख दिया जाता है, या जनपद पंचायत है, या कौन सा जिला पंचायत है, जैसे महासमुंद जिला पंचायत हो गया, रायपुर जिला पंचायत हो गया। तो एक सामान्य नाम जो अधिसूचना के द्वारा निर्धारित किया जाएगा वही सामान्य नाम चलेगा। जिस तरीके से राज्य का नाम होता है, राज्य का एक सामान्य नाम होता है, बदला भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उस नाम को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उस नाम को बदलने के लिए फिर वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, फिर अधिसूचना एक जारी करवानी पड़ेगी। और राज्यपाल अधिसूचना अपने मन से तो जारी करेगा नहीं, समझ में है ना। तो कोई भी राज्यपाल अपने मन से कोई भी अधिसूचना जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, धारा 12, धारा 12 कहता है ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन। मैंने आपको बताया कि वार्ड, ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कितने वार्ड हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है।
अगला, मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता, धारा 14। मत देने की अर्हता, मत देने की अर्हता, मत देने की अर्हता मतलब मतदान की योग्यता। भाई आप चुनाव जब होता है तो चुनाव में आपको मत देना पड़ेगा, वोट दोगे तभी तो सरपंच बनेगा, क्योंकि ये तो आपका एक मूल अधिकार में आ जाता है कि भाई आपको वोट देना पड़ेगा। मूल अधिकार का मतलब एक आपका अधिकार है, मूल अधिकार नहीं बोलना चाहिए, ये आपका एक अधिकार है, ठीक है। तो आपको वोट देना पड़ेगा, आप वोट दोगे तो एक अच्छा सरपंच का निर्वाचन होगा। अच्छा सरपंच जो होगा वो गांव के विकास के लिए काम करेगा, गांव का विकास होगा तो खंड का विकास होगा, खंड के विकास से फिर जिले का, फिर राज्य का, फिर केंद्र का। इस तरीके से ये विकास की अवधारणा चलती है। तो योग्यता ये होनी चाहिए कि आपका उस जगह, जो जिस जगह पे आप हो, उस जगह का जो ग्राम सभा है, उस जगह जो मतदाता सूची है उसमें आपका नाम होना चाहिए। उस पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। और यदि उस पंचायती क्षेत्र में मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको उसमें नाम डलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस क्षेत्र का जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। यदि आपका ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नाम है तो आप विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हो। यदि ग्राम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, जो गांव का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें आप मतदाता सूची में अपने नाम डलवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो क्लास है उस क्लास में मैंने एक लिमिटेड चीज़ें आपको बताया, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सरपंच कैसे होते हैं, पंच कैसे होते हैं, पंचायत कितने स्तर की होती है, कितने वार्ड होते हैं, कितनी संख्या पे आपका ग्राम पंचायतों का गठन हो सकता है, ठीक है। अगली क्लास में हम आगे चुनाव वाले पे बात करेंगे, चुनाव के टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, 1 महीने के भीतर में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी कीजिए, और भी आगे बहुत सारा पोस्ट आने वाला है। तो धीरे धीरे आप अपनी तैयारी जारी रखिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते आप प्रैक्टिस में ज़रूर रहिए। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तब तक चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से याद होगी नहीं। ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। या तो आप कहीं का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, यदि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो ऑब्जेक्टिव की बुक लाओ और उसका क्वेश्चन बनाओ। रट्टा मारने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ऑब्जेक्टिव जितना हो सकता है बैठो और बस लगाते जाओ, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा, ठीक है।